हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस स्टडी। आज है 22 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे 22 मई का द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है एम्फर किल्स 72 इन वेस्ट बंगाल ब्रिंग्स लाइफ टू ए हॉल्ट। अब एम्फन सुपर साइक्लोन जो वेस्ट बंगाल में आया हुआ है और वेस्ट बंगाल के कोस्ट को जिसने हिट किया है उसने काफ़ी लोगों की जान ली है वेस्ट बंगाल में और काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी का भी लॉस देखने को मिला है। कलकत्ता और उसके आसपास का रीजन प्रभावित हुआ है। इसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर किया इस साइक्लोन ने। यहाँ पर ये जो साइक्लोन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वो साइक्लोन होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में ओशियन में क्रिएट होते हैं जहाँ पर ओशियन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। और ऐसे साइक्लोन जिनमें विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ये सुपर साइक्लोन कहलाते हैं। तो इस समय जो एम्फन साइक्लोन है वो सुपर साइक्लोन है बिकॉज जो सी सरफेस टेम्परेचर जिस पे क्रिएट हुआ ये साइक्लोन वो काफ़ी हाई होने के कारण जो विंड वेलोसिटी है, स्पाइरल करने वाली विंड वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा तेज़ हवाएं इस साइक्लोन के कारण काफ़ी लोकेशंस पे चली हैं जिसकी वजह से एक बड़े लेवल पर लॉस देखने को मिला है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एक लो प्रेशर के अराउंड जो स्पाइरल करती है विंड उनको बोला जाता है। अगर ये स्पाइरल विंड का एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्रिएट होते हैं और अगर क्लॉकवाइज होता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन साउथ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्रिएट होता है। और अगर विंड की स्पीड ज़्यादा हो तो ऐसे में सुपर साइक्लोन को में डिफ्रेंशिएट किया जाता है किसी भी साइक्लोन को। तो इसकी जो कैटेगरी है ये एक्सट्रीम कैटेगरी का साइक्लोन है और इसकी कैटेगरी 5 रखी गई है। आईएमडी ने इसको कैटेगराइज किया है। 1999 में इस लेवल का साइक्लोन आया था उड़ीसा के कोस्ट में, एक बड़े लेवल पे उड़ीसा के कोस्ट को तबाह किया था 1999 के साइक्लोन ने। और अब 2020 का ये जो फर्स्ट साइक्लोन है उसको एम्फन को माना जा रहा है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो साइक्लोन जितने भी इंडियन ओशन रीजन में आते हैं उनका जो नाम है वो किस नॉमनकुलेचर के हिसाब से रखा जाता है, किस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये लिटोरल नेशंस जितने भी हैं 8 कंट्रीज़ इंडियन ओशियन को टच करने वाली उन कंट्रीज़ के द्वारा नेम सजेस्ट किए जाते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन नाम को अलग अलग टाइम में साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये केवल उन्हीं साइक्लोन के लिए मैकेनिज्म बनाई गई है जो नॉर्थ इंडियन ओशियन में देखे जाते हैं। तो WMO के द्वारा एक लिस्ट मेंटेन की जाती है और उस लिस्ट में इंडियन ओशन रीजन में 8 कंट्रीज़ हैं। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। यानी कि ओमान से लेकर, अगर हम वेस्टर्न साइड में देखें तो ओमान से लेकर ईस्टर्न साइड में थाईलैंड तक जितनी भी कंट्री पड़ती हैं। अगर वेस्टर्न साइड से हम देखेंगे तो पहला है ओमान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। ये 8 नेशंस हैं। ये नेम सजेस्ट करते हैं साइक्लोन का जो भी इन रीजन में देखे जाते हैं। सो 2004 से ये मैकेनिज्म बनाई गई थी और ये जो लेटेस्ट नाम है एम्फन ये थाईलैंड के द्वारा सजेस्ट किया गया है। थाईलैंड ने एम्फन साइक्लोन का नाम दिया है। एम्फन का जो लिटरल थाई लैंग्वेज में मीनिंग होता है उसका मतलब होता है स्काई। तो एम्फन वॉज द लास्ट नेम इन करेंट लिस्ट and it was supposed to be taken as the name for the first cyclone in 2020। तो 2020 में ऑलरेडी ये नाम सिलेक्टेड था और जो भी पहला साइक्लोन 2020 में इंडियन ओशियन रीजन में आया, नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन में, तो उसका नाम एम्फन रख दिया गया। इससे पहले जो साइक्लोन थे उनमें से एक जो बड़ा साइक्लोन था फानी। फानी लास्ट ईयर इंडियन ओशियन बे ऑफ बंगाल के रीजन में आया था, इंडियन ओशियन के नॉर्थ साइड में बे ऑफ बंगाल में आया था और इसका नाम फानी बांग्लादेश के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इससे पहले के कुछ साइक्लोन है जैसे तितली और हुदहुद। तितली साइक्लोन पाकिस्तान का नाम था और हुदहुद साइक्लोन ओमान का नाम था। तो ये जो भी साइक्लोन के नॉमेनक्लेचर है ये 8 कंट्रीज़ के द्वारा किया जाता है। 8 लिटोरल कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशियन की लिटोरल कंट्रीज़ हैं। तो इनके द्वारा अलग अलग टाइम पे नाम सजेस्ट किए जाते हैं और नाम ट्रॉपिकल साइक्लोन के रखे जाते हैं। इनमें स्पेसिफिक बात यह है कि अगर कोई साइक्लोन बहुत ज़्यादा लॉस क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा लेवल पे लॉस बनाता है, तो ऐसे में ऐसे साइक्लोन को नेम की लिस्ट में फर्दर यूज़ नहीं किया जाता। यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साइक्लोन
के नाम दोबारा से अगले साइक्लोन में यूज़ नहीं किए जाते, अदरवाइज इनमें से काफ़ी साइक्लोन टाइम टू टाइम दोबारा यूज़ किए जाते हैं नाम इनके। तो ये जो अभी एम्फन साइक्लोन है ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया इसका नाम है। सुपर साइक्लोन हाईएस्ट कैटेगरी का साइक्लोन है और आईएमडी ने इसको हाईएस्ट कैटेगरी के ट्रॉपिकल साइक्लोन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है। इसमें जो विंड स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा है। और अभी हमने देखा था 1999 में इस लेवल का जो साइक्लोन है वो देखा गया था उड़ीसा के कोस्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएलए ब्लॉकिंग इंडियन पेट्रोल इन लद्दाख सिक्किम सेज एमईए। कल चाइना ने इंडियन ट्रूप्स को ब्लेम करते हुए बोला था कि इंडियन ट्रूप्स के द्वारा जो पीएलए एलएसी है उसको क्रॉस किया जा रहा है। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की अभी बाउंड्री लाइन है उसको इंडियन सोर्सेज के द्वारा ट्रूप्स के द्वारा वायलेट किया जा रहा है, ऐसा बोला गया था चाइना के द्वारा। लेकिन उस समय इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्लियर ये बयान है कि चाइना की तरफ से पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है उसकी तरफ से इंडियन आर्मी के जवान जो पेट्रोलिंग वहाँ पर कर रहे थे लद्दाख और सिक्किम में उनको रोका गया। पिछले कुछ दिनों से इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच जो फेस ऑफ हो रहा है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये जो इवेंट्स हैं वो चल रहे हैं। अभी यहाँ दो लोकेशंस पे, एक तो सिक्किम और दूसरा है आपका तिब्बत और लद्दाख की बाउंड्री के पास दो लोकेशंस पे सबसे पहले फेस ऑफ देखने को मिला। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में नाकुला पास जो बिल्कुल नॉर्थ सिक्किम में स्थित है वहाँ पर इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी के बीच फेस ऑफ देखने को मिला था। और दूसरा जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर पे एक पेंगोंग सो लेक है जिसके नियर बाई इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच फेस ऑफ देखने को मिला है। चाइना की तरफ से पहले ये कहा गया था कि इंडियन ट्रूप्स ने जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करने की कोशिश की, और इंडिया की तरफ से अब ये बहुत ही क्लियर कट बोला गया है कि ये चाइनीज़ जो ट्रूप्स हैं वो इंडिया को पेट्रोल नहीं करने दे रहा। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का अभी इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंड है उससे चाइना बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसके कारण चाइना बॉर्डर पे अपना ये जो है अपना एक तरह से गुस्सा निकाल रहा है। इससे पहले 2017 में इंडिया और चाइना की आर्मी के बीच फेस ऑफ देखने को मिला था डोकलाम लोकेशन पे। डोकलाम कहाँ है? डोकलाम भूटान का पार्ट है और भूटान में चाइना आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच ये फेस ऑफ 2017 में देखने को मिला था। उसके बाद काफ़ी शांति मानी जा रही थी इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे, और अभी रिसेंटली इस महीने से ये जो फेस ऑफ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो इसके कारण क्या है? इसके कारण है एक तो इंडिया, ये कारण माने जा सकते हैं, एक तो इंडिया ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज़ में बढ़ाया है उसको देखकर कहीं ना कहीं चाइना थोड़ा सा वरीड है, थोड़ा सा चिंतित है कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब जो बॉर्डर इंडिया और चाइना बॉर्डर है वहाँ पर बढ़ रहा है। तो इंडियन आर्मी की जो एक्सेसिबिलिटी है और अवेलेबिलिटी है बॉर्डर एरियाज़ पे वो ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से चाइना काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो अभी कैलाश मानसरोवर को कनेक्ट करने के लिए एक शॉर्टकट रूट बनाया गया, तो वहाँ पर भी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नेपाल के पीछे चाइना खड़ा है और चाइना नेपाल को बार बार प्रोवोक कर रहा है कि इंडिया के साथ अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है और ज़्यादा हाईलाइट करे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी मानी जा सकती है। और तीसरा, इंडिया WHO में जो चाइना के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को लेकर काफ़ी कंट्रीज़ ने इंडिया का साथ दिया है, तो वहाँ पर भी चाइना थोड़ा बहुत परेशान है। तो जो इंटरनेशनल माहौल चल रहा है और इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर्स पे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर ये माना जा सकता है कि चाइना थोड़ा सा परेशान है। और अगर हम इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको एक बार देख लेते हैं। इंडिया और चाइना के बीच के जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड हैं, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चिन का जो एरिया है वो चाइना ने 1962 वॉर में हथिया लिया था इंडिया से। इसके अलावा जो POK का एरिया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया है, उसमें से कुछ पार्ट पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। वो इंडिया का पार्ट है लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को उसका कुछ पार्ट गिफ्ट कर दिया है, जिस
पे चाइना के द्वारा एक बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और रोड बनाए जा रहे हैं लगातार। इंडिया ऑलरेडी काफ़ी बार बोल चुका है कि ये इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है, लेकिन चाइना के द्वारा ही लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं पीओके रीजन में। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो सेंट्रल रीजन में थोड़े बहुत जो लोकेशंस है वो डिस्प्यूटेड एरिया है। अभी हमने सिक्किम में नाकुला पास पे देखा था। इसके अलावा जो चुम्बी वैली है सिक्किम और भूटान के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर उसे चुम्बी वैली कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसी कारण से डोकलाम का जो इशू हुआ था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं चाहता है कि चुम्बी वैली उसके हाथ में रहे, उसके कंट्रोल में रहे। और चुम्बी वैली पर अगर कंट्रोल चाइना का हो जाता है तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल कर सकता है चाइना। और अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ईस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन है, जो चाइना और इंडिया के बीच की बाउंड्री मानी जाती है। चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपनी बाउंड्री में मानता है। चाइना का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत का पार्ट है। तो वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में काफ़ी बड़े बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ, और इन्हीं बॉर्डर डिस्प्यूट का टाइम टू टाइम चाइना यूज़ करता है अपने डिप्लोमेटिक जो टारगेट है उनको पूरा करने के लिए। और अगर इंडिया को किसी दूसरे पॉइंट पे हिट करना है, चाइना कभी भी ऐसा चाहता है, तो वो बॉर्डर डिस्प्यूट दोबारा से बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देता है। तो ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट हैं जिनका आइडिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वरिंग राइज, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं इंडिया में काफ़ी बड़ी लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो ट्रेंड है बहुत ही तेज़ देखा गया है पिछले कुछ दिनों में। अगर हम थर्ड लॉकडाउन की बात करें तो जैसे ही 3 मई के बाद जो लॉकडाउन में काफ़ी सारे रिलैक्सेशन दिए गए थे, उनके बाद उस समय के बाद ये जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा तेज हुए हैं। अभी ये माना जा रहा है कि कल के दिन में 6000 के करीब केसेस बढ़े, और यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग मान सकते हैं हम करीब 5000 से ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं हर दिन पिछले 2 हफ्तों से। तो हर दिन इतने बड़े लेवल पे केसेस बढ़ना एक काफ़ी ज़्यादा वरीड ट्रेंड माना जाता है, एक चिंता का विषय माना जा सकता है। अभी इंडिया में जो कंफर्म केसेस हैं 1,17,580 हो गए हैं। एक्टिव केसेस उनमें से 65,700 हैं, और रिकवर्ड केसेस 48,000, करीब 50,000 लोग रिकवर हुए हैं। 3500 लोगों की जान गई है, और 1,17,000 कंफर्म केसेस पहुंच गए हैं इंडिया में। ये यहाँ पर 5,931 एक दिन के केसेस दिखाए गए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर एक न्यूज़ है, वॉच पूजा ऑनलाइन, वॉच पूजा लाइव एंड गेट प्रसाद डिलीवर्ड होम। अब कर्नाटका में एक कर्नाटका का डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मुजराई डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट इन कर्नाटका का डिपार्टमेंट है मुजराई डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये इंचार्ज है रिलीजियस और चैरिटेबल एंडाउमेंट का। तो उसके द्वारा डिसाइड किया गया है कि जो कर्नाटका के कुछ मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, उनमें लाइव पूजा करवाई जाएगी और प्रसाद को घर पे डिलीवर कराया जाएगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक तो ये डिपार्टमेंट के बारे में, दूसरा कुछ जो यहाँ पर टेम्पल्स हैं जैसे चामुंडेश्वरी टेम्पल इन मैसूर में चामुंडेश्वरी टेम्पल, और इसके अलावा कुछ टेम्पल्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। बान संकरी टेम्पल इन बेंगलोर, सौदाती यमुला टेम्पल, मैसूरू चामुंडेश्वरी टेम्पल। और ये फैसिलिटी मुजराई डिपार्टमेंट के द्वारा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ स्टार्ट की जानी है। नेक्स्ट न्यूज़ है किसान न्याय स्कीम। किसान न्याय स्कीम क्या है? किसान न्याय स्कीम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई स्कीम है, जिसका पूरा नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ये छत्तीसगढ़ में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, और ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इंडिया के राजीव गांधी जी हैं, उनके डेथ एनिवर्सरी पर स्टार्ट की गई कल के दिन। अब ये जो स्कीम है ये कोविड-19 के टाइम में जितने भी फार्मर्स हैं और माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके इनकम सपोर्ट के लिए स्टार्ट की गई है। अभी फ़िलहाल के लिए ये 3 क्रॉप के लिए स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है राजीव गांधी किसान न्याय योजना बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ है फाइनेंस पैनल फ्लैग्स रिकवरी अनसर्टेनिटी। इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है 2020 और 21 की, वो
-6% से 1% मानी जा रही है। और ये किसने मानी है? ये माना गया है अकॉर्डिंग टू मेंबर ऑफ 15 फाइनेंस कमीशंस कमिटी ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप। 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं NK सिंह, और इनके द्वारा एक कमिटी बनाई गई थी जो फिजिकल कंसोलिडेशन रोड मैप पे काम करेगी। उस कमिटी के मेंबर्स के द्वारा बताया गया है कि इंडिया की जो नॉमिनल GDP ग्रोथ है 2020-21 यानी करंट फिजिकल ईयर के लिए वो निगेटिव से 1% रहने वाली है, -6 से 1% तक रहने वाली है। अब इसके कारण क्या है? इसके कारण है एक तो हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में, और इकोनॉमी में एक बड़े लेवल पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बोथ विथ रिगार्ड टू कोर्स ऑफ पेंडेमिक एंड फिजिकल प्रेशर ऑन इकोनॉमी एंड ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। तो कोविड-19 का आगे किस तरह से ट्रेंड रहने वाला है, कैसा फ्यूचर होने वाला है, कितने टाइम में ये कंट्रोल किया जा सकेगा, और कितने टाइम में इसके द्वारा जो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट की गई है वो कितने टाइम में कितना बड़ा बर्डन बन सकती है। एक तो ये अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा जो फिजिकल प्रेशर बढ़ना है पूरे कोविड-19 के कारण इकोनॉमी में, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, उसमें भी काफ़ी टाइम लग सकता है। और जो इकोनॉमिक रिकवरी कितने टाइम में वापस पूरी कंट्री की इकोनॉमी अपने फुल लेवल पे काम कर सकेगी। तो इन पॉइंट्स के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण एक बड़े लेवल पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और यहाँ पर हम नॉमिनल GDP की बात कर रहे हैं, अगर हम रियल GDP की बात करें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मानी जा सकती है। नॉमिनल GDP ग्रोथ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन। सो इसके कारण से जो रियल GDP है वो और ज़्यादा कम हो सकती है। तो ये कहना है फाइनेंस कमीशन, जो 15वें फाइनेंस कमीशन की कमिटी बनी है फिजिकल कंसोलिडेशन पे, उसके द्वारा। इसके अलावा कमिटी के द्वारा और भी चीज़ें, कुछ और भी पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि देयर इज़ ए वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन पर कैपिटा हेल्थ पर्सोनल अवेलेबिलिटी इन सिटीज़ एंड इन रूरल एरियाज़। तो शहरों में और गाँवों में पर कैपिटा पॉपुलेशन पे कितने हेल्थ पर्सोनल्स हैं, उनकी अवेलेबिलिटी में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी में भी काफ़ी डिफरेंस है। रूरल और अर्बन एरियाज़ को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर इस कमिटी का मानना है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए। गवर्नमेंट फाइनेंशियल आउटले जो हेल्थ सेक्टर का है अभी के टाइम में ये केवल 0.9% है, मतलब कि हेल्थ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लेस देन 1% अभी जो एक्सपेंड किया जा रहा है। इस लिमिट को बढ़ाने की ज़रूरत है अगर कोविड-19 के प्रॉब्लम को अच्छे से टैकल करना है तो। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक छोटी सी न्यूज़ है वंदे भारत मिशन के बारे में। प्राइवेट एयरलाइंस टू ज्वाइन वंदे भारत मिशन। अभी तक ये जो वंदे भारत मिशन है, पहले तो वंदे भारत मिशन क्या है? वंदे भारत मिशन एक तरह का इवैक्यूएशन मिशन है, जिसके द्वारा जो विदेशों में अलग अलग कंट्रीज़ में इंडियंस फंसे हुए हैं, कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, तो ऐसे इंडियंस को एयर इंडिया की हेल्प से उन देशों से निकाल के वापस अपने देश इंडिया में लाया जाएगा। और ये जो मिशन है ये बाय एयर है। सो वंदे भारत मिशन बाय एयर इवैक्यूएशन करने वाला मिशन है, जो इंडियंस को फॉरेन कंट्री से इंडिया लेकर आएगा। इसके साथ ही एक और मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और वो मिशन बाई सी रूट था। सी के थ्रू इंडियंस को दूसरी कंट्रीज से इवैक्यूएट करके इंडिया लाया जाएगा। उस मिशन का नाम आपको बताना है, वो कौन सा मिशन था जो बाई सी सेम काम कर रहा था। तो वंदे भारत मिशन में अभी इंडिगो और कुछ और प्राइवेट जो फ्लाइट्स हैं, कंपनीज हैं, वो भी आने की इच्छुक है। उनके द्वारा भी गवर्नमेंट को बोला गया कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर मिशन। तो ये वंदे भारत मिशन की बात कर ली हम लोगों ने। अब हम सीधे चलते हैं पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे वर्ड पेज है ये। यहाँ की पहली न्यूज़ है, चाइना प्लान्स सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग। चाइना और हांगकांग के बीच काफ़ी ज़्यादा टसल की कंडीशन बनी हुई है। अब चाइना ने हांगकांग पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए चाइनीज़ पार्लियामेंट ने ऐसा बोला है, ऐसा माना जा रहा है कि एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जो हांगकांग में जितना भी अपोजिशन की एक्टिविटी है, अपोजिशन रिलेटेड एक्टिविटी, उसको कंट्रोल करेगा ये बिल। ये बिल अगर पास कर दिया जाता है तो हांगकांग के अपोजिशन को काफ़ी बड़े लेवल पर कंट्रोल कर सकता है। Appearing to confirm the speculation that China will sidestep the territory's own law-making body in enacting legislation to crack down on activity Beijing considers
सबवर्सिव। तो ये एक तरह का प्रूफ है, ये एविडेंस दे रहा है कि चाइना जो अपनी टेरिटरी में, जो हांगकांग है और इवन ताइवान है, ये नॉर्मली चाइना की टेरिटरी से दूर है, लेकिन चाइना इनको अपनी टेरिटरी मानता है और इन दोनों टेरिटरी के बीच में एक एग्रीमेंट से ये कंट्री, अभी चाइना वन कंट्री टू सिस्टम के एग्रीमेंट से के प्रिंसिपल से इन कंट्री को रूल करता है। अब यहाँ पर स्पेकुलेशन थी हांगकांग के एक्सपर्ट्स के द्वारा, हांगकांग के लोगों के द्वारा, हांगकांग के ऑपोजिशन के द्वारा कि चाइना रूल बना के, लॉ बना के ये जो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा हांगकांग के लोगों को, और अगर ऐसा बिल पास होता है जो चाइना में अभी प्रपोज किया गया, तो कहीं ना कहीं ये उस डिफरेंस को या उस कन्फ्यूज़न को बहुत ज़्यादा क्लियर करता हुआ दिखेगा, उस स्पेकुलेशन को कंफर्म करता हुआ दिखेगा। हांगकांग जो है ये पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स का हक था, ब्रिटिशर्स ने 1997 में ये चाइना को हैंडओवर किया। 1997 के बाद ब्रिटेन के हाथों से निकलकर हांगकांग चाइना के हाथों में चले गया, और 2003 में, कुछ सालों बाद ही 2003 में चाइना ने एक लॉ के थ्रू जो हांगकांग में अपोजिशन की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की, उससे रिलेटेड एक लॉ भी बनाया। तो यहाँ पर ये लॉ जो बना था उसका नाम था बेसिक लॉ। उसका आर्टिकल 23 के तहत चाइना ने कंट्रोल करने की कोशिश की हांगकांग में जो भी अपोजिशन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जो प्रपोजल वॉज विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट, काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हुआ हांगकांग में उस पर्टिकुलर लॉ का, तो उसके बाद प्रपोजल विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट ने, और अब बार बार चाइना ये मेज़र अडॉप्ट करता है जिससे कि जो भी अपोजिशन हो रहा है डेमोक्रेसी को लेकर या डेमोक्रेसी को लाने के लिए जो भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उन प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश लगातार चाइना के द्वारा की जाती है। Beijing has increasingly pushed for measures such as punishment for disrespecting Chinese national flag and Chinese national anthem and increase pro-China patriotic themed education in schools। तो चाइना की हमेशा से कोशिश रही है हांगकांग में, अगर थोड़ा भी कोई भी चाइना के फ्लैग को या एंथम को डिसरिस्पेक्ट शो करता है तो उसके लिए एक बड़े लेवल पर पनिशमेंट डिफाइन की है चाइना ने, और चाइना स्पेसिफिक और प्रो चाइना, चाइना के लिए जो नेशनलिज्म है, जो पैट्रियटिज्म है, वो बढ़ाने के रिलेटेड जो भी स्कूल्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। चाइना बेस्ड थीम पे स्कूल बनाए जा रहे हैं, इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है WHO रिकॉर्ड्स हाईएस्ट डेली नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। अब दिसंबर में जब से कोविड-19 ने फैलना शुरू किया है, कोविड-19 क्रिएट हुआ था दिसंबर में वुहान सिटी में चाइना के, उसके बाद एक सिंगल डे में यानी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा केसेस कल के दिन बढ़े हुए दिखे हैं। 1,06,000 केसेस, मोस्ट केसेस सिंस द आउटब्रेक बिगेन इन दिसंबर। तो 1,06,000 केसेस एक सिंगल डे में कल के दिन देखने को मिले, हाईएस्ट डेली नंबर ऑफ केसेस। तो सारी कंट्रीज़ के केसेस है, किसी एक सिंगल कंट्री का केसेस नहीं है ये 1,06,000। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर देखें तो एक दिन में 1,06,000 केसेस बने। इंडिया में भी हाईएस्ट मेजर किया गया 6,000 के करीब कल के दिन में केसेस, यानी कि केसेस की जो संख्या है वो अभी नॉर्मली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें तो थोड़ा कम देखने को मिला है, लेकिन जो केसेस की संख्या है वो बढ़ रही है पुअर कंट्रीज़ में और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। पुअर कंट्रीज़, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में अब ये जो कोरोना वायरस है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उनमें क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, मेडिकल रिलेटेड जो सुविधाएं हैं काफ़ी कम है, तो ये जो कोविड-19 है ये बड़े लेवल पे बहुत तेज़ी से भी फैल रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के जो मेजर हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनमें एक बहुत बड़े लेवल पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा सकती, बिकॉज सम लेवल है पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, जिसके कारण कोविड-19 के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर WHO के जो हेड है उनके द्वारा भी ये बोला गया है कि जो राइजिंग नंबर ऑफ केसेस हैं अभी ये लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर बिजनेस पेज पे, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड सस्पेंडेड फ्रेश इनफ्लो इनटू 2 डेट स्कीम्स। तो एक और म्यूचुअल फंड हाउस ने अपनी कुछ स्कीम को अभी बंद कर दिया है इन द सेंस जो इनफ्लो है अब वो रोक दिया है, लेकिन जो ऑलरेडी इस स्कीम में लोगों के द्वारा पैसा लगाया गया था वो निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड। हम म्यूचुअल फंड के बारे में समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक ओपन एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जिसका काम होता है पूलिंग मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स टू परचेज सिक्योरिटी। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसे एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं और
उस पैसे को प्रोफेशनल्स के द्वारा शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज़ परचेज की जाती हैं। दीज इन्वेस्टर्स मे बी रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल, तो जो लोग पैसा लगाते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, छोटे अमाउंट को काफ़ी सारे ज़्यादा कंपनीज में डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कम रहता है और ये प्रोफेशनली मैनेजमेंट होता है, यानी कि प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो म्यूचुअल फंड हाउस की कुछ फीस होती है, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उनके बेसिस पे ही ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड इसीलिए होता है बिकॉज जो भी अमाउंट इन्वेस्टर की तरफ से आता है, जो भी पूलिंग की जाती है प्रोफेशनली मैनेज म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो वो जो पैसा है ये किसी एक सिंगल कंपनी में ना लगा के काफ़ी सारी कंपनीज की यूनिट परचेज की जाती है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रिस्क कम हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिलता है, इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, कभी भी बेचने और परचेज करने में बहुत ही ज़्यादा लिक्विड माने जाते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के एडवांटेज हो गए डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, प्रोफेशनली मैनेज्ड, लिक्विडिटी। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि जो पैसा है इन्वेस्टर का वो एक सिंगल कंपनी के शेयर्स ना खरीद के उससे काफ़ी सारी कंपनीज की यूनिट परचेज की जाती है। तो जो म्यूचुअल फंड है उसमें काफ़ी सारी कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनसे यूनिट्स बनाई जाती हैं, उन यूनिट्स को बेचा जाता है इन्वेस्टर्स को जिनके द्वारा पैसे लगाए जाते हैं। तो ये डाइवर्सिफाई होने के कारण एक कम रिस्की इंस्ट्रूमेंट है और ये इसमें रिस्क कम माना जाता है, तो इसलिए सेफ माना जाता है ये इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट का ओवरसाइट भी रहता है म्यूचुअल फंड पे, गवर्नमेंट की बॉडी के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ कंपैरिजन है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बेटर है और लोअर कॉस्ट पे ये जो म्यूचुअल फंड है वो माने जाते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज हैं म्यूचुअल फंड के। सेकेंड न्यूज़ है सेकेंड राउंड ऑफ एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन अवेट्स नोट। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा एक प्रपोजल अप्रूव किया गया है जिसमें जो एयरलाइंस है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, एयरलाइंस रिलेटेड जो एयरपोर्ट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। तो पहला एक राउंड ऑलरेडी किया जा चुका है जिसमें से 3 एयरपोर्ट जयपुर, त्रिवेंद्रपुरम और गुवाहाटी, इनके एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज करने की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट की जा चुकी है। अब ये सेकेंड राउंड है जिसमें 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। ये कौन कौन से एयरपोर्ट हैं? अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और तिरुचि। तो ये 6 जो एयरपोर्ट हैं इनके प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जो अप्रूवल है अपना दे दिया गया है। तो ये थे आज के न्यूज़ आर्टिकल्स। अब लास्ट में हम कल के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन है गोल इनिशिएटिव हैज़ बिन रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री। गोल इनिशिएटिव अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था, तो ये किसने लॉन्च किया था या किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आज का सेकंड क्वेश्चन है साइक्लोन एम्फन इज नेम्ड बाय विच कंपनी। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। साइक्लोन एम्फन किस कंट्री के द्वारा नेम किया गया? इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और ओमान। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ये था आज का न्यूज़ डिस्कशन और आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और अगर आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।